प्रधानमंत्री ने झारखंड में उत्तर कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर किसानों को कर रही है गुमराह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ मेले की तैयारियों को जांचने पहुंचे प्रयागराज। कुंभ मेले से जुड़ी कई सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मांग। रायबरेली के जैस स्टेशन पर रुकेगी भोपाल प्रतापगढ़ एक्सप्रेस। इलाके के लोगों को रेल यात्रा करने में होगी आसानी। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। मेजबान ऑस्ट्रेलिया पर फॉलो ऑन का खतरा। पहली पारी में 236 रन पर गंवाए 6 विकेट। कुलदीप ने 3 और जडेजा ने झटके 2 विकेट। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इसमें उत्तर कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की आधारशिला भी शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर कोयल परियोजना के लिए झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि कोयल पक्षी का नाम है या बांध का नाम। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ वोट बैंक है, लेकिन हमारे लिए किसान हमारा अन्नदाता है। कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से किसान कर्ज लेने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से नाम हटाए जाने से कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। शहरों के लिए अलग, गांवों के लिए अलग। जब हमने इस योजना को शुरू किया तो फिर ये सवाल उठाया गया कि ऐसी योजना तो पहले भी थी, आप अलग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप तो सिर्फ नाम बदल रहे हैं। शायद वो नाम बदलने से तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन इस योजना में असली बदलाव क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रभाव क्या रहा, ये आज मैं आपके माध्यम से झारखंड की इस पवित्र धरती से देश के हर गरीब तक पहुंचाना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमारे देश में गरीबों को घर देने के लिए योजना पहले भी चलती थी, लेकिन वो किसी परिवार के नाम से योजना चलती थी। उसमें घर की चिंता कम होती थी, परिवार का नाम बनाए रखने की चिंता होती थी। हमने आकर के बदलाव किया। हमने नरेंद्र मोदी आवास योजना नहीं बनाई, हमने नमो आवास योजना नहीं बनाई, हमने रघुवर दास आवास योजना नहीं बनाई। हमने सिंपल सी बात बता दी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना होगी। जब भी जो प्रधानमंत्री आएगा वो उसको आगे बढ़ाएगा। नाम का झगड़ा नाम के लिए नहीं, काम होना चाहिए, ये कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा में एक विशेष समारोह के दौरान लगभग 5,399 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ओडिशा की अपनी दूसरी यात्रा कर रहे प्रधानमंत्री राज्य में रेलवे, एलपीजी पाइपलाइन और एयरपोर्ट, पासपोर्ट सेवा जैसी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारीपदा में 3,318 करोड़ रुपए की लगभग 200 किलोमीटर की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस प्रोजेक्ट में 4 बाईपास, 3 फ्लाईओवर, 11 अंडरपास, 12 बड़े पुल, 50 छोटे पुल और 34 किलोमीटर लंबे सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति में, रणनीति में उड़ीसा एक प्रमुख स्थान है। प्रधानमंत्री मयूरभंज जिला पहुंचेंगे। उत्तर उड़ीसा में एक बहुत भारी माहौल है प्रधानमंत्री जी की स्वागत करने के लिए। पीएम मोदी टाटानगर से बादाम पहाड़ तक चलने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। टाटानगर बादाम पहाड़ रेलवे लाइन 1911 में बिछाई गई थी और तब से इस मार्ग पर केवल एक ही ट्रेन चल रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी 25 करोड़ रुपए की लागत से बने बालासोर में नारायणपुर, बसंतपुर और चिल्ली की धारा सागदापाटा लाइन के दोहरीकरण और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी भारतीय तेल निगम लिमिटेड के पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन बालासोर हल्दिया खंड को समर्पित करेंगे। 513 किलोमीटर लंबा ये बालासोर हल्दिया खंड 1080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस जिले को राजा की समय में रेल पटरी आई थी, उसको नैरो गॉज से ब्रॉड गॉज अटल जी की समय में ही हुई थी। फिर आज मोदी जी की सरकार मयूरभंज जिले को, उत्तर उड़ीसा को रेल की विकास में, रास्ते की विकास में, पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवाने में, एलपीजी पाइपलाइन लगवाने में या यहाँ के पर्यटन को महत्व देने में, सारे मामलों में 4,500 करोड़ रुपया की कार्यक्रम की काल शिलान्यास या लोकार्पण होने वाला है। उनके सामने एजेंडा है, ऐसा भारत जहाँ पे गरीबी न हो, ऐसा भारत जहाँ पे किसी प्रकार का अलगाववादी न हो। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भद्रक, कटक, जाजपुर, अस्का, क्योंझर और ढेंकानाल के डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। रफाल के मामले पर बीते लंबे समय से राजनीति होती रही है, लेकिन इस मुद्दे पर संसद में सरकार के जवाब के बाद अब सभी आरोप खोखले नजर आ रहे हैं। 2 घंटे से भी ज्यादा अपने जवाब के दौरान रक्षा मंत्री ने विपक्ष के हर एक सवाल का खुलकर जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस रफाल मुद्दे पर पूरा अभियान झूठ के आधार पर चला रही है और वह संसद के अंदर और बाहर देश को गुमराह कर रही है। लोकसभा ने शुक्रवार को आधार व अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसमें आधार संख्या रखने वाले बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर अपने आधार संख्या रद्द करने का भी विकल्प दिया गया है। इस विधेयक में निजी अस्तित्व द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा का लोप करने का प्रावधान है। विधेयक में नागरिकों की निजता की सुरक्षा रखने और दुरुपयोग को रोकने को भी ध्यान में रखा गया है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के 87वें जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बड़ी संख्या में सरकार के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी लखनऊ में उन्हें बधाई देने पहुंचे। सरकार में मंत्री और कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह के सरकारी आवास 2 मॉल एवेन्यू पर कल्याण सिंह अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनका पूरा परिवार मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुंभ मेले की तैयारियों को जांचने प्रयागराज पहुंच गए हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री प्रयागराज में समस्त अखाड़ों एवं विभिन्न साधु संतों के शिविरों का भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी कुंभ मेले से जुड़ी कई सुविधाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें सार्वजनिक आवास का उद्घाटन एवं त्रिवेणी रोड पर स्वच्छता वाहनों की परेड और शटल बसों एवं ई रिक्शा का फ्लैग ऑफ शामिल है। इसके बाद मुख्यमंत्री मेला के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक मेला यानी कि कुंभ मेला अब डिजिटल कुंभ में बदल गया है। साथ ही इसकी ब्रांडिंग सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक पहुंच गई है। प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने वालों के लिए कुंभ नगर में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता से खास बातचीत की दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने। इस बार थोड़ा अंतर आपको पूरी तरह से बदलाव दिखाई पड़ेगा कि पूरा डिजिटल कुंभ हो गया और कुंभ की ब्रांडिंग पूरे देश विदेश तक में इसलिए भी हो रही है, हम इतना कर नहीं रहे जितना हो रही है कि लोग देख रहे हैं एक ऐसा खुला एरिया जो गंगा का किनारा पाया जाता है, जमुना का किनारा है, और वो उसको पूरा बसा के एक शहर जैसा बसा दिया जाता है। पहले इसका जितना 45 किलोमीटर रेंज में ये हो रहा है, इस बार पहले इसका 1/3 होता था और इस बार पूरी चारों तरफ से हो रहा है। झूसी भी ले लिया गया, पूरा पापामो भी ले लिया गया, नैनी भी ले लिया गया, अरैल भी ले लिया गया, पूरे क्षेत्रों को समाहित कर लिया गया। और इसमें भव्यता टेंट सिटी लगाई गई है। टेंट सिटी में आप 5 स्टार और 7 स्टार जैसे कमरे बनाए गए हैं और जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि राजदूत आ रहे हैं, 192 देशों के राजदूत आ रहे हैं। इसमें अभी 72 देशों के राजदूत आए और उन्होंने अपना झंडा यहाँ पर लगाया। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम स्वयं महाकुंभ में मेयर रहे 2012-13 के, और दोबारा ये हो रहा है 6 साल पे अर्धकुंभ। इसका पहले तो उन्होंने दिया कि अर्ध मतलब कुछ भी नहीं होता, जो संपूर्ण होता है वही होता है, तो इसका नाम कुंभ दिया। और आप जाने कि इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बनाया कि जिस जगह कुंभ होता है
वो शहर का भी पूरा विस्तार और उसको भी एक नया स्वरूप देना चाहिए। 1.5 साल पहले से ही इसका स्वरूप बैठाया जाने लगा और फंडिंग तब से शुरू कर दी गई, वरना अब तक जैसे होता था कि आपको 1 महीने पहले फंड मिलता था, जैसे तैसे जो भी काम होता था, शहर का कोई विकास नहीं होता था। 2 महीने के अंदर हर एक सड़कें जो बनती थी खत्म हो जाती थी। कुछ भी ऐसा स्थायी कार्यक्रम नहीं दिया जाता था, ना ही स्थायी रूप से निर्माण के लिए कुछ दिया जाता था। इस बार पूरा स्थायी निर्माण आप देखें, पूरा प्रयागराज बदल गया है। सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, चौराहों का निर्माण कर दिया गया है, डिवाइडर्स बना दिए गए हैं, यातायात प्रबंधन बहुत अच्छा हो गया है, 10-10 फ्लाईओवर दे दिए गए और पूरे शहर का चेहरा ही बदल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रयागवास वालियों के लिए तो ये अच्छा है ही है। आने वाले जो आगंतुक हैं उन्हें भी यातायात अगर प्रबंधन बहुत बेहतर रहेगा, शहर अच्छा दिखेगा, तो कहीं ना कहीं देश विदेश में हमारी पहचान बेहतर बनेगी। प्रयागराज में आने वाले यात्रियों के लिए रहने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। खासकर वह यात्री जो मेले में लग्जरी सुविधा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुंभ मेले के सेक्टर 18 में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। शासन की मंशा पर यहां पे डॉर्मेट्री कॉटेज का निर्माण किया जा रहा है, जो दिखने में 5 सितारा होटल जैसे हैं और उसमें सुविधाएं होटल जैसी हैं। इन टेंटों में सिंगल बेड, डबल बेड, कॉन्फ्रेंस रूम, रिसेप्शन, कैंटीन जैसी सुविधाएं हैं। इन टेंटों की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से है। सेक्टर 18 में इस तरह की कुल 2500 डॉर्मेट्री बनाई जा रही है, जिसका किराया 600 से लेकर 15,000 तक है। इसमें स्विस कॉटेज रहेंगे, विलाज रहेंगे, डीलक्स रहेंगे, सुपर डीलक्स बनाए जा रहे हैं। सेक्टर 18 में पिलग्रिम्स के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो डॉर्मेट्री बनाई जा रही है। 650 से लेकर के 15,000 तक के पर डे के हिसाब से रहने की सुविधा रहेगी। उस तरह के टेंटेज बनाए जा रहे हैं। रायबरेली के जायस स्टेशन पर भोपाल प्रतापगढ़ एक्सप्रेस के स्टॉपेज को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय की तरफ से मंत्री पीयूष गोयल ने लेटर लिखकर स्मृति ईरानी की मांग को स्वीकार किए जाने की जानकारी दी है। वहीं जायस स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे मनोज महेश्वरी ने बताया कि इसके लिए हम राजीव गांधी के समय से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली थी। मंत्री स्मृति ईरानी से हमने अपनी इस मांग को रखा था, जिस पर वो गंभीरता से कार्रवाई की। वहीं क्षेत्रवासी विनोद ने बताया कि अभी तक हम लोगों को इस ट्रेन के लिए या तो 35 किलोमीटर रायबरेली जाना पड़ता था या इतना ही अमेठी स्टेशन जाना पड़ता था। इस ट्रेन के जायस स्टेशन पर स्टॉपेज से हम लोगों को सबसे सुविधा हो गई है। स्टेशन बनाने के लगातार हम लोग तत्पर हैं। एवं जायस में भी जो ट्रेनें नहीं रुकती हैं, मरुधर एक्सप्रेस, साकेत लिंक और नीलांचल और भोपाल प्रतापगढ़ भोपाल ट्रेन के लिए रोकने के लिए हम लोग मांग उठाते रहे और इस संबंध में हमने 16/10 को 2018 को स्मिथ जी से व्यक्तिगत मिलकर प्रयास किया था और स्मिथ जी के प्रयास से एक ट्रेन का रुका शुरू हो गया ठहराव। और आज हमें मालूम होकर बड़ी खुशी हुई कि कम से कम भोपाल जाने वाली ट्रेन हमारी जो है यहाँ रुकने लगेगी जायस में। और ये एक बहुत बड़ा और आगे बहुत आज भी उन्होंने वादा किया है कि हम और ट्रेनों के लिए भी करेंगे। साथ ही कासिमपुर हाट को मेन स्टेशन बनाने के लिए हम क्या बोलते हैं पीयूष जी से मिलेंगे। ये आज आश्वासन जनता के बीच स्मिथ जी ने दिया है। मैं बहुत खुशी है, साथ साथ पूरी जायस की जनता भी इससे बहुत खुश है। जायस का रहने वाला हूँ। आज हमारे यहाँ दीदी स्मृति ईरानी की वजह से भोपाल एक्सप्रेस जो है रुकी बहादुरपुर में। इससे जो है बहुत से लोगों को यानी जनता को, यात्रियों को जो बहुत ही अच्छी सुविधा मिली, क्योंकि इसके लिए प्रतापगढ़ जाना पड़ता था या रायबरेली। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री व प्रदेश की योगी सरकार किसानों की समस्याओं व सुविधाओं को लेकर सदैव चिंतनशील है। यही कारण है कि किसानों की आय बढ़ाने, खेती, पशुपालन, बागवानी, जैविक खेती आदि को बढ़ावा देते हुए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार 2 साल के अंदर देवरिया में चीनी मिल लगाने हेतु प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का बकाया गन्ना मूल्य 36,000 करोड़ का भुगतान कराया, जबकि अखिलेश यादव के जमाने में मात्र 1600 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ था। हमने गन्ना मिलने तक 23 जून तक मिलों का चलवाया। इस अवधि में 1 करोड़ 20 लाख टन गन्ना फेरा गया। किसानों की सब्सिडी 7 करोड़ रुपए अवमुक्त किया। 80% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। का किसान मेला बहुत ही सफल रहा है
और आपने देखा है कि हजारों किसान भाइयों ने और किसान हमारी महिला बहनों ने इसमें हिस्सेदारी बटाई है। और जो चर्चाएं हुई हैं उन चर्चाओं में से कुछ चीज़ें यदि उन तक पहुंच गई, खास तौर पर तकनीकी की कृषि विभाग द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं की, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजनाओं से जो जानकारी उनको दी गई है, उस जानकारी के भीतर यदि वो जाएंगे तो उनको काफ़ी लाभ होगा और उससे उनके आर्थिक काफ़ी स्थिति में बदलाव आएगा और वो सुखी और समृद्ध हो सकेंगे। नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि कांग्रेस महिलाओं की संवेदनाओं को दरकिनार कर 3 तलाक बिल को राज्यसभा में रोकने का काम कर रही है। सुरेश खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार 3 तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए लाई है, क्योंकि ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 22 मुस्लिम देशों में पहले से प्रथा समाप्त की जा चुकी है। पीड़ित हैं उनका बयान ले लो, उनकी परिस्थिति पूछ लो कि कितना बड़ा कहर उनके ऊपर बर्पा होता है कि जिस समय उनको 3 बार तलाक कह के उनका तिरस्कार होता है या उनको छोड़ दिया जाता है। ये पीड़ा उन्हीं के मुंह से सुन लो। अगर जो उनके मुंह से पीड़ा सुन लेगा फिर उसके पास कोई सवाल नहीं रहेगा। ये जो कुछ कदम उठाया गया महिला सशक्तिकरण के नाम पर और हर हालत में महिलाओं को उनका अधिकार मिले, 22 मुस्लिम देशों में यह व्यवस्था है कि लगातार 3 तलाक बोलने की प्रथा नहीं है। सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में केंद्र द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के जन सहभागिता कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि इसमें उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदर्शन करे। स्वच्छता में पूरा उत्तर प्रदेश सम्मानित हो, इसके लिए कई प्रयोग किए गए। स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता चलाई गई और उसमें 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 133 लोगों को सम्मानित किया गया, 44 लोकल बॉडीज के लोगों को। और अब आज से स्वच्छता सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गया। हमारी ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर परफॉर्म करे, स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करे। स्वच्छता से हम तमाम प्रकार के रोग को भगा सकते हैं, एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं और उसमें सम्मान भी पा सकते हैं। कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना में यूपीएसआईडीसी के पूर्व महाप्रबंधक यशपाल सिंह और अंसल ग्रुप के मालिक समेत 9 लोगों पर स्टाम्प चोरी के लिए धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप के मामले में जांच कर रहे सीबीसीआईडी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर नगर के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि सीबीसीआईडी द्वारा मामले की जांच के बाद यूपीएसआईडीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, मेसर्स अंसल के अधिकारियों समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ 409, 420, 467, 468 की विवेचना पंजीकृत कराई गई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यूपीएसआईडीसी द्वारा मेसर्स अंसल को कुछ जमीन धोखाधड़ी करके वास्तविक मूल्य से बहुत ही कम रेट पर स्टैम्प पेपर का लाभ पहुंचाते हुए दी गई थी। मामले की जांच में सीबीसीआईडी ने धोखाधड़ी और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया की गई थी। उस जांच के क्रम में थाना कल्याणपुर द्वारा यूपीएसआईडीसी के महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, सहायक मैनेजर कुल मिलाकर के और अंसल, मेसर्स अंसल के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कुल मिलाकर के 9 लोगों के खिलाफ 409, 420, 467, 468 की विवेचना पंजीकृत करवाई गई है। पूरा इशू ये है कि इनका आरोप है कि एक ज़मीन जो यूपीएसआईडीसी ने बहुत ही कम रेट पर, जो एक्चुअल रेट है उससे कम रेट पर स्टैम्प पेपर का लाभ पहुंचाने के लिए मेसर्स अंसल को दी गई है, जिसमें सीबीसीआईडी ने पाया है कि ये जांच का विषय है, कहीं इस तरह की धोखाधड़ी हुई है और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। इसी की विवेचना के लिए वो मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है। मेरठ के बहुचर्चित इंद्रप्रस्थ हाउसिंग सोसाइटी में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के पूर्व उपायुक्त वीके चौधरी को गिरफ्तार किया है।
कोर्ट के आदेश पर मेरठ पुलिस ने वीके चौधरी को लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। वर्ष 1985 में रजिस्टर्ड हुई इंद्रप्रस्थ हाउसिंग सोसाइटी की नींव रखी जाने के कुछ समय बाद ही सोसाइटी विवादों में घिर गई थी। दरअसल इस मामले में विजेंद्र चौहान द्वारा सोसाइटी रजिस्टर्ड कराने वाले सतपाल सिंह, राजपाल और राजमोहन सहित सरकारी विभागों में तैनात कई अधिकारियों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए कोर्ट में वाद दायर किया गया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने वीके चौधरी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें मेरठ लाया जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व हुए एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई भी वीके चौधरी को गिरफ्तार कर चुकी है। सहकारी आवास समिति जो 1985 में रजिस्टर्ड हुई थी, तो इसमें जो लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन लेकर और इसमें जो कारोबार किया, प्लॉट भेज दिए, पार्क भेज दिए, तो मैंने शिकायत की थी। तो उस पर मेरी जांच हुई उसमें सोसाइटी की शिकायत होने के बाद में जब पता लगा कि इसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन लेकर इन लोगों ने बेचा है, तो उसमें जब हमने सूचना वगैरह कलेक्ट की है, तो उसमें वीके चौधरी ने निबंधन प्रमाण पत्र दिया फर्जी। तो उस पर ये जांच चल रही थी। फिर मैंने एफआईआर लॉन्च कराई। हमने एक वेलफेयर समिति बना के तो उसमें एफआईआर लॉन्च कराई। एफआईआर 2015 में कोर्ट के माध्यम से हुई और वो जांच अभी चल रही है। इसमें जो आरोपी थे सतपाल सिंह देसवाल और राजपाल सिंह चौधरी और राजमोहन, ये 3 थे। लेकिन इसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं, इन्वॉल्व हैं, जैसे वीके चौधरी है, राजकुमार है और भी अदर्स हैं जो अब निकल के आएंगे जांच में। और ये सब जो हमने किया। किस पोस्ट पर है वीके सिंह? किस पोस्ट पर है? वीके चौधरी वहाँ पे उस टाइम उप आवास आयुक्त ऑब्लिक निबंधक उत्तर प्रदेश आवास सहकारी आवास में उसमें थे, उत्तर प्रदेश आवास में। देखिए, यहाँ पे थाना दौराला पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक सहकारी सोसाइटी के इश्यूज को लेकर के विवेचना चल रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन में एक चार्जशीट पहले दाखिल हो चुकी है और उसमें से 3 अभियुक्त उसमें चार्जशीटेड हैं। बाकी उसमें से 4 लोग हैं जिनके खिलाफ विवेचना जारी है। उसी विवेचना के क्रम में विवेचक ने डीके चौधरी हैं, उनके खिलाफ कुछ एविडेंस मिले थे और उसी एविडेंस को आधार बना करके उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया था, जिसमें उनको वारंट मिला था और उस वारंट को एग्जीक्यूट करने आज वो लखनऊ गए थे और उन्होंने जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था मिस्टर चौधरी के खिलाफ, तो उनको उन्होंने अभी अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वो कर रहे हैं और वहां से लेकर के फिर उसको जो भी साक्ष्य है उस साक्ष्य के हिसाब से उनको दाखिल कराया जाएगा। झांसी रेलवे स्टेशन ने 1 जनवरी को अपने 130 साल पूरे किए हैं। मिलिट्री सिविल प्रशासन ने जुलाई 1886 में इस स्थान का अंतिम रूप से चयन कर भूमि अधिग्रहण की थी। झांसी रेल मंडल का विस्तार पहले तुगलकाबाद से इटारसी तक था। इसी के एक हिस्से को लेकर 1985 में भोपाल मंडल बनाया गया। आज पूरे देश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जोड़ने की वजह से झांसी एक महत्वपूर्ण स्टेशन बन चुका है। मंडल के कुल 158 स्टेशनों में झांसी, ग्वालियर, खजुराहो, चित्रकूट, महोबा, उरई, बांदा, ललितपुर, दतिया और मुरैना स्टेशन प्रमुख हैं। फॉर्म थे और 2 ही 3 गाड़ियां आती, मालगाड़ियों का कुछ आवागमन था। साथ में ये जैसे जैसे विकास होता गया, जो अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, तो ये महसूस हुआ कि झांसी से मानिकपुर की तरफ जो उधर से दूसरी लाइन आ रही है जबलपुर से इलाहाबाद, उसको जोड़ा जाए और झांसी से कानपुर को जोड़ा जाए। इस क्रम में इंडियन मिडलैंड रेलवे का हेड ऑफिस, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा क्योंकि ज्यादातर लोग इसको झांसी को सेंट्रल रेलवे से, हमारे हम लोग की जनरेशन है या पहले जनरेशन झांसी को सेंट्रल रेलवे से जानती है। सेंट्रल रेलवे जीआईपी का नया नाम है आज़ादी के बाद का। हम चाहते हैं कि झांसी की जनता को पता चल सके कि झांसी स्टेशन की क्या अहमियत है। आज झांसी स्टेशन का जन्मदिन है और ये खाली तारीख में दब के रह जाता था, तो इस बार हमारे स्टेशन डायरेक्टर उनकी टीम ने सोचा कि एक जन्मदिन का यहाँ से परंपरा शुरू हुई है, जन्मदिन शुरू 130 साल। सर आगे भी इसको कैसे कंटिन्यू, आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ और सुविधाएं इसके साथ हम लोग लिंक करेंगे, कुछ और सुविधाएं भी बढ़ा सकें उससे। हालांकि सुविधाएं भी बढ़ रही हैं लेकिन वो अगले हफ्ते 10 दिन में आपको नजर आएंगी। फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील के ग्राम कोइया धीर के सुधांशु व हिमांशु गंगवार एक तरह से जनपद में प्राकृतिक खेती की अलग जगह हैं, जो अपने खेतों में कभी भी किसी रासायनिक खाद, खरपतवार या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते।
उन्होंने बताया कि एक देशी गाय से हम 5 एकड़ खेती कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद भी नौकरी न कर अपनी पैतृक खेती को अपनाकर उसे समाज को सकारात्मक संदेश देने वाले हिमांशु गंगवार का कहना है कि प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमारा वातावरण, नदियां व जल स्रोत भी शुद्ध रहेंगे, जिनके लिए भारत सरकार को करोड़ों रुपए व्यय करने पड़ रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी, जिला आलू विकास अधिकारी आदित्य प्रताप सिंगर ने बताया कि यदि किसान गाय आधारित जीरो बजट की खेती अपनाते हैं तो इससे प्रधानमंत्री का सपना 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाए जल्द पूरा हो सकता है। देसी गाय के गोबर से आप गन्ना, आलू और गेहूं इत्यादि हर तरह की फसलें कर रहे हैं और उनको पिछले साल जब मार्केट में आलू 8 रुपए था तब उनको चिप्सोना आलू का 1600 रुपए का दाम मिला। गेहूं वो जो सामान्यतः 19-20 चलता है उनको जस्ट डबल 40 रुपए किलो का दाम मिलता है। इसी हिसाब से वो गुड़ भी जैविक बनाते हैं, उसका भी दाम 100 रुपए किलो तक का ये बाहर के व्यापारी दिल्ली आज से आकर के उनका ले जाते हैं। तो जो जीरो बजट खेती कर रहे हैं, अगर किसान इसको देख करके इस तरह से खेती करेगा तो एक तो समस्या जो हमारे जानवरों के इस समय हो रही है उनको सुरक्षित करने की, उनको वो भी सुरक्षित होंगे और आपकी जैविक खेती की तरफ बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन भी अच्छा होगा और उनको पैसे भी दोगुने मिलेंगे। श्रावस्ती जिले में प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया गया। कनेक्शन पाने के बाद लोगों में अलग सी खुशी देखने को मिली। मोदी सरकार की इस योजना से अब गरीबों की झोपड़ी में भी रोशनी देखने को मिलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सौभाग्य योजना से हर गांव को रोशन करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं जनपद में 34,774 लाभार्थियों को सौभाग्य योजना का लाभ दिया गया है। वहीं अधिशासी अभियंता रमाशंकर मौर्य बताते हैं कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। बेकार थी और अब जब से सौभाग्य योजना की तरफ से जो भी चीज़ हुई है बहुत अच्छी हुई। लाइट रहती है और जो है पंखा भी चलता है, टीवी भी देखते हैं और बहुत कुछ अच्छा हो गया है। लाइट 24 घंटा रहती है। कि सौभाग्य योजना के तहत हमारे घर में बिजली आ गई है और हम स्टूडेंट लाइफ है, हमें पढ़ने लिखने में पहले बहुत दिक्कत होती थी और जब से लाइट आ गई है, इस योजना चालू हुआ है, तब से हम लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले हम लोग दिया बाती लेके पढ़ते थे, आज वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की पकड़ मजबूत दिख रही है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में 236 रन पर 6 विकेट गंवा दिए हैं और उसे अभी भी फॉलो ऑन बचाने के लिए 187 रन की आवश्यकता है। टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट झटके। मोहम्मद शमी को एक कामयाबी मिली। इससे पहले भारत ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 622 रन बनाकर घोषित कर दी थी। चेतेश्वर पुजारा ने 193 रन और ऋषभ पंत ने नाबाद 159 रन की पारी खेली। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आज अपना 33वां जन्मदिन मना रही हैं। दीपिका की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 10 साल पहले फिल्म ओम शांति ओम से शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली थी, जिसके बाद दीपिका ने एक के बाद एक हिट फिल्में देने का जो सिलसिला शुरू किया है वो आज तक जारी है। उनके द्वारा की गई प्रमुख फिल्मों में पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, रेस 2, चेन्नई एक्सप्रेस शामिल हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की ओर से दीपिका को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है, कितना कुछ कहना है फिर भी। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।